हेलो दोस्तों, आज के सेशन में हम एचपीटीजीटी कमीशन के लिए केमिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और आज के इस सेशन में हम हिमाचल प्रदेश टीजीटी का जो एग्जाम हुआ है, मेडिकल टीजीटी का, उसके केमिस्ट्री सेक्शन को डिस्कस करेंगे। और ये सेक्शन है एचपीटीजीटी मेडिकल 2020 का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसमें होंगे? Mg2 पॉजिटिव, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, वेनेडियम 3 पॉजिटिव या आयरन 2 पॉजिटिव। देखो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता लगते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। तो हमें इन सभी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता होनी चाहिए। मैग्नीशियम मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, और 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए हैं, निकाल दिए तभी तो पॉजिटिव आया। तो 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 10। और 10 एटॉमिक नंबर या जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6। p के पास पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन है 6 के 6। इट मींस ये तो फुली फिल्ड है, इसके पास अनपेयर्ड नहीं है, ये होगा ही नहीं। टाइटेनियम की बात करते हैं। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 22, यानी कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 22 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिए गए, 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए गए, कितने बचे? बोलेंगे सर 19। और 19 को लिखने का तरीका क्या है? बोलेंगे सर, अगर मैं टाइटेनियम की बात करूं, यहाँ पे मैं पहले टाइटेनियम लिखता हूँ। टाइटेनियम की बात करूं, ऑर्गन आर्गन 4s2 3d2 ऐसे लिखेंगे। बोलेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा। लेकिन जब टाइटेनियम 3 पॉजिटिव की बात करूं, 3 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दिए गए, तो सबसे पहले 4s2 से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन डी से जाएगा, तो बचेगा कितना? d1 बचेगा। अब यहाँ पे मैं बना देता हूँ डी वाला जो है, उसके पास टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं डी के पास, और इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। इट मींस इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक। वेनेडियम 3 पॉजिटिव, वेनेडियम की बात करूं सबसे पहले। वेनेडियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका एटॉमिक नंबर होता है 23। अब 23, तो इट मींस इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? आर्गन 4s2 3d3 आएगी। अब बात हो रही है वेनेडियम 3 पॉजिटिव की। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई 3d2। कितनी बन गई? 3d2। यानी कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके? बोलेंगे सर 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2। सभी को एक एक रोटी मिलेगी, सभी को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिए। 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, 2 बांट दिए। फिर उसके बाद आयरन आ गया, आयरन Fe। आयरन का एटॉमिक नंबर बोलेंगे सर 26। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d6। लेकिन आयरन 2 पॉजिटिव की बात करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो एस वाले से जो पहले फिल होता है वही तो निकलता है। 4s से निकाल दिए दोनों के दोनों, तो 3d6 बचा। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो डी में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और ये 6। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन पे अनपेयर्ड हैं? 4 अनपेयर्ड हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे ज्यादा किसमें हुए? आयरन में हुए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो, बिल्कुल बेसिक से बताया जा रहा है, बिल्कुल सब चीजें ध्यान में आता है तब भी ठीक है, नहीं आता है तब भी ठीक है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे नहीं सॉल्व करना है, ये भी बताया जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। देखो, स्टडी थ्योरी अपनी जगह है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपनी जगह हैं। भैया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है पेपर को एनालाइज करने के लिए, पेपर का पैटर्न पहचानने के लिए, डिफिकल्टी लेवल को पहचानने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज गिवन बाय। लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया था? ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है लेबोसियर, डॉबर्नियर, न्यूलैंड्स, लूथरमेयर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था। कब दिया था? 1865 में दिया था। लेबोसियर की बात करेंगे, लेबोसियर को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है। फादर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। ओके। इन्होंने क्या दिया था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी दिया था इन्होंने। ये भी पूछ लिया जाता है अभी एग्जाम में, तो ध्यान रखना है। डॉबर्नियर की बात करेंगे, डॉबर्नियर ने भी पीरियोडिक टेबल से संबंधित लॉ दिया था, जिसको हम लॉ ऑफ ट्राइयाड्स भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ ट्राइयाड्स।
ट्राइयाड्स। और इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने हमारे जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले, लिख देता हूं, सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स को एलिमेंट्स को एलिमेंट्स की ग्रुपिंग की थी, ग्रुप में रखा था, और इन्होंने तीन तीन के ग्रुप में रखा था, तीन तीन के पेयर बना के, तीन तीन, इसलिए इसको ट्राइयाड्स बोलते हैं। ट्राइयाड्स मतलब तीन, तीन तीन के ग्रुप में रखा था। जैसे एग्जांपल की बात कर लेते हैं, हो जाएगा जैसे लिथियम आ गया, सोडियम आ गया और पोटासियम आ गया। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये भी बात बोली थी कि ये जो बीच वाला होगा, सेंटर वाला, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, इसका सॉरी सॉरी माफ करना, इसका मास नंबर है ना, क्योंकि इन्होंने अकॉर्डिंग टू मास नंबर ही अरेंज किए थे एलिमेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्या बोलेंगे, मास नंबर या एटॉमिक मास। तो जो सेंटर वाला है, इसका मास नंबर किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू एवरेज ऑफ एवरेज ऑफ मासेस ऑफ अदर टू एलिमेंट्स अदर टू एलिमेंट्स, बाकी के जो दो एलिमेंट्स हैं उनके मासेस की एवरेज, एटॉमिक मासेस का एवरेज। तो जैसे कि लिथियम की बात करूं, लिथियम का हम सभी को पता है कितना होता है, 7 लिखते हैं, 7। और पोटाशियम की बात करूं, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 और ये होता है 39। ठीक है, तो सोडियम का क्या आ जाएगा, ये 7 प्लस 39 एवरेज करेंगे तो अपॉन में 2 आएगा, क्योंकि दो ही हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 46 अपॉन 2 इज इक्वल टू 23। दैट इज सोडियम का कितना होता है, 23 होता है। ये डॉबर्नियर ने बोला। ठीक है, चलो भाई, अब न्यूलैंड की बारी आ गई। न्यूलैंड भाई साहब के बारे में हमने पता कर लिया, और इन्होंने कैसे रखा था एलिमेंट्स को, अकॉर्डिंग टू दियर एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, अकॉर्डिंग टू देयर, इंक्रीजिंग भी लिख लेना यहाँ पे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के बेस के ऊपर जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता गया, वैसे वैसे एलिमेंट्स को वो रखते। उसके बाद आ जाते हैं लूथर मेयर। तो लूथर मेयर के बारे में क्या बात बोलेंगे कि सर इन्होंने भी पीरियोडिक टेबल में अपनी अहम भूमिका निकाली, दी, और 1870 में, 1870 में एक एटॉमिक टेबल इन्होंने दिया। ठीक है, 1870 में। और इन्होंने भी अरेंज किया उनको, एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मासेस के आधार पर ही इन्होंने भी एलिमेंट्स को अरेंज किया। और इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में कर्व बताया था, कर्व यानी कि ग्राफ, कर्व बिटवीन बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास। तो इनसे ये बातें ध्यान में रखनी है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, XeF2 मॉलिक्यूल इज, कैसा है भैया ये मॉलिक्यूल, लीनियर है, एंगुलर है, ट्राइंगुलर, प्लेनर है, या नन ऑफ दीज। भाई क्या आंसर होना चाहिए इसके लिए, तो सबसे पहले हमें इसका क्या निकालना है, शेप निकालनी है भैया, इसकी शेप कैसी है, ओके, शेप, क्योंकि शेप ही पूछी हुई है इन्होंने। तो एक आती है हमारे पास ज्योमेट्री और एक होती है शेप। चलिए निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसके इनके पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, उन्हीं से हम इसकी शेप का पता लगा सकते हैं। बोलो बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसके लिए एक ट्रिक बताता हूँ, देखो ध्यान दो। करना क्या है, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, इनके इलेक्ट्रॉन्स को निकालना होता है। भाई कितने इलेक्ट्रॉन है इनमें, ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, इसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन की। ज़ीनॉन की अगर मैं बात करता हूँ, ज़ीनॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए भैया। नोबल गैस है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। तो ज़ीनॉन की जब मैं बात कर रहा हूँ, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p6। ठीक है, ओके जी। और एक फ्लोरीन की बात करूं, फ्लोरीन कहाँ पे आता है, 9 होता है इसका एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p5। बोलो बात ठीक है, ठीक है। अब इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हमें देखने हैं, xenon के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, बोलेंगे सर
6 2 8 सर जी ये तो 8 है। बिल्कुल ठीक है, लिख देते हैं भैया 8 लिख दिया। लिख दिया? बोलेंगे हाँ जी सर। उसके बाद ये भी बात कर लेते हैं, ज़ीनॉन जो फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन के पास कितने हैं? 7 हैं, तो 2 के पास कितने हो जाएँगे? बोलेंगे सर 14 हो जाएँगे। ठीक हो गया? अब ध्यान से देखना, ये हमारे पास क्या आ गए? टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए। कितने आए? बोलेंगे सर 8 + 14 = 22 कितने आ गए? 22 आ गए। अब हमने सबसे पहले बॉन्ड पेयर अब ये जो टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन है इनको डिवाइड करना है 2 से। जब हम इनको 2 से डिवाइड करेंगे सॉरी 8 से डिवाइड करना है भैया 8 से 8 से डिवाइड करेंगे 8 से जब मैंने डिवाइड किया ध्यान देना 8 से जब मैंने डिवाइड किया तो 8 2 जा 16 से कटेगा ये और रिमाइंडर कितना बचेगा आप बोलोगे सर रिमाइंडर तो बच रहा है 6 ठीक है जो ये क्वोशिएंट होता है क्वोशिएंट ये होता है हमारा बॉन्ड पेयर इसको क्या बोलते हैं बॉन्ड पेयर ध्यान दो यहाँ पे लिख देता हूँ कोशेंट इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर कोशेंट कितना बचा 2 इसका मतलब इसके पास कितने बॉन्ड पेयर हैं 2 बॉन्ड पेयर हैं और ये जो रिमाइंडर बचता है रिमाइंडर को हमने क्या करना है ध्यान दो रिमाइंडर को हमने 2 से डिवाइड करना है जब हम रिमाइंडर को 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि 6 को 2 से डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास आते हैं लोन पेयर क्या जाते हैं लोन पेयर तो यहाँ पे कितने लोन पेयर हो जाएंगे 3 लोन पेयर हो जाएंगे कितने लोन पेयर बोलेंगे सर 3 लोन पेयर आ गए बोले ठीक है तो सबसे पहले क्या किया टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले ठीक है जी उसको 8 से डिवाइड किया डिवाइड करने पर जो कोशेंट आया वो हमारा बॉन्ड पेयर है और रिमाइंडर को 2 से डिवाइड करने पर जो आंसर आता है वो हमारा लोन पेयर होता है तो हमने ये देख लिया कि एक्सई के पास 3 लोन पेयर हैं तो 3 लोन पेयर इस तरह से बनाए जाएंगे और 2 बॉन्ड पेयर हैं तो 2 बॉन्ड पेयर ये यानी कि 3 आ गए हमारे ये 3 आ गए हमारे लोन पेयर्स और ये 2 क्या आ गए हमारे ये फ्लोरीन के साथ बॉन्ड पेयर आ गए अब कैसी है ज्योमेट्री की बात करूं ध्यान देना ज्योमेट्री की जब ज्योमेट्री की बात आए तो सारी चीजें देखनी है ज्योमेट्री क्या आ गई ये ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल क्या बोलेंगे इसको ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल बाई पिरामिडल ये इसकी ज्योमेट्री है लेकिन शेप की बात करें जब भी शेप की बात होती है तो हम इलेक्ट्रॉन पेयर्स को नहीं लेते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स को छुपा दिया भैया तो कैसी शेप बनी इसकी बताओ जरा जल्दी से क्या ये लीनियर है आप बोलेंगे हाँ जी सर तो शेप क्या आ जाएगी लीनियर आ जाएगी इट मींस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ओके समझना है हमने क्या क्या किया ये बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं हालांकि ये एग्जाम ही है मेडिकल 2020 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं चलिए आगे बढ़ते हैं एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज कितनी होगी भाई टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर ऑप्शन के हिसाब से बात करूं मिनिमम मैक्सिमम जीरो कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड मैक्सिमम तो होगी नहीं क्योंकि टेम्परेचर क्या है जीरो है एब्सोल्यूट जीरो है 0 केल्विन -273 डिग्री सेल्सियस सॉरी माफ करना ये तो गलत लिख दिया भैया 0 डिग्री -273 केल्विन ठीक है ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर इसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी भी जीरो ही होती है जीरो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका चलिए आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी ध्यान देना जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं डू नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बट किसके ऊपर डिपेंड होती हैं डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस ये मात्रा के ऊपर नहीं अमाउंट का मतलब मात्रा कितनी मात्रा में है जितनी मर्जी मात्रा हो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है किसके ऊपर डिपेंड करती है नेचर के ऊपर
ठीक है? तो देखो टेम्परेचर की बात करूँ, टेम्परेचर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, बिल्कुल ठीक। एंट्रोपी, एंट्रोपी एस डेल्टा एस नहीं है भैया। मास, मास भी नहीं है, वॉल्यूम भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ही है। यही टेम्परेचर ही इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। बाकी की ये तीनों कैसी हैं? ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब देखो, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा वॉल्यूम होगा, जितने ज्यादा अमाउंट होगा उतना ही ज्यादा मास होगा, उतनी ज्यादा एंट्रोपी होगी। ये तीनों के तीनों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो ये तीनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की और बात करूं, कौन कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती हैं? मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, एंट्रोपी हो गया। एंथैल्पी भी की बात करेंगे, एंथैल्पी दैट इज डेल्टा एच, ये भी होती है। जैसे कि लेंथ आ गया हमारा, ये भी हो जाएगा। ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात करूं, इंटेंसिव में क्या क्या आ जाएगा? जैसे टेम्परेचर तो यहाँ पे हो ही गया, मोलैरिटी आ गई, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोलैलिटी भी होती है। और देखें तो डेंसिटी, डेंसिटी आ जाती है यहाँ पे, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे के सारे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। द पीएच ऑफ 0.001 मोलर NaOH सॉल्यूशन, NaOH सॉल्यूशन जिसकी की मोलैरिटी हमें दी हुई है 0.001, इसकी हमें पीएच वैल्यू निकालनी है। क्या आपको ध्यान है? पीएच इज, सॉरी, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 होता है, बिल्कुल ठीक बात है। और ये क्या है? ये हमारे पास बेस है, तो बेस का क्या होता है? ओएच, पीओएच होती है। क्या हम इस इंफॉर्मेशन से पीओएच की वैल्यू निकाल सकते हैं? बोलेंगे हाँ जी सर। ये NaOH कैसे डिसोशिएट होगा? Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। इट मींस जब ये डिसोशिएट होगा तो हमें OH देखने को मिलेगा। अब देखो, POH होता है माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH, कंसंट्रेशन ऑफ OH। अब यहाँ पे ये कंसंट्रेशन, ये क्या है? मोलैरिटी इज आल्सो इक्वल टू कंसंट्रेशन। तो हम बोलेंगे कि OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.001 है। इसको 1 अपॉन 1000 लिखेंगे, दैट इज 10⁻³ तो कंसंट्रेशन क्या आ गई? माइनस लॉग ऑफ 10⁻³ ये आ गया। बोलेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक बात है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस इंटू लॉग 10⁻³ कितना आ जाएगा? -3 ही आ जाएगा। ये कितना आ गया? प्लस का 3। पीओएच कितना आ गया? पीओएच आ गया भैया प्लस का 3 आ गया। पीएच प्लस पीओएच की जगह 3 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 14। पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस 3 इज इक्वल टू 11। इट मींस इसकी पीएच, इस सॉल्यूशन की पीएच कितनी आ गई? 11। ऑप्शन नंबर डी ठीक रहेगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। आगे बढ़ो। कार्बन इज इन लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट पूछिए भाई, इतना आसान क्वेश्चन पूछा। किसकी होगी सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट? यही बोलना चाह रहा है। बोलेंगे हाँ जी सर, ऐसा ही बोल रहा है। तो देखो, हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता है, इसके ऊपर एक्स आ जाएगा। एक्स प्लस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -4 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं इधर। यहाँ पे -1 आएगा। एक्स प्लस -1 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू +4 आ जाएगी। इसकी बात करेंगे, इसमें भी सेम ही आएगा, क्योंकि ये भी -1 होता है। फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, और इसके ऊपर एक्स आ जाएगा। दैट मीन्स एक्स प्लस -2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, एक्स -4 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू +4। इसकी भी +4 आई, इसकी भी +4 आई, इसकी भी +4 आई, इसी की -4 आई। तो लोएस्ट यही हुई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मीथेन। अगला प्रश्न। द नॉर्मेलिटी ऑफ 30 वॉल्यूम H2O2 इज। इस तरह के क्वेश्चंस, इसमें घबराना बिल्कुल नहीं होता है, आसान होते हैं। ठीक है, एक बार जब आप कर लेंगे इनको तो आसान लगेंगे, पर करना है इनको जरूर। अब इसका सीधा सा आंसर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सिंपल सी बात आती है कि जो हमारी ये क्या बोलेंगे इसको, नॉर्मेलिटी होती है। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी की जब मैं बात करता हूँ, H2O2 की, H2O2 की एक
NH2O2 इज सॉरी माफ करना, एक वॉल्यूम H2O2 कितना हो जाता है, ये हो जाएगा हमारा 56.5.6 सॉरी 5.6 अच्छे से लिखता हूँ 1 मोलर ऑफ H2O2 इज इक्वल टू 5.6 वॉल्यूम स्ट्रेंथ वॉल्यूम स्ट्रेंथ अब हमें 30 वॉल्यूम दिया है तो एक वॉल्यूम निकालेंगे 1 वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/5.6 बोलेंगे हाँ जी सर ठीक है। अब 30 वॉल्यूम पूछा है तो 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बोलेंगे हाँ जी सर। इस तरफ भी 30 से मल्टीप्लाई किया तो इस तरफ भी करना पड़ेगा। ये 30 वॉल्यूम बच गया और 30 वॉल्यूम की ही तो नॉर्मेलिटी पूछी हुई है ये n आएगा इधर नॉर्मेलिटी। जब इसको सॉल्व किया जाएगा 300/56 तो ये आ जाएगा 5.33 कुछ 5.36 के आसपास। ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी ऐसे निकाल। ये हमें याद रखना पड़ेगा कि 1 मोलर H2O2 कितना वॉल्यूम कंटेन करता है 5.6 ठीक है। चलो आगे बढ़ो। द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव देखो अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डिक्रीजेस क्या करता है डिक्रीज करता है और जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीजेस। इट मींस जो पहले ग्रुप में सबसे लास्ट में होगा वो सबसे ज्यादा वो सबसे ज्यादा क्या होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। बेरियम की बात करेंगे बेरियम तो इधर आता है भैया दूसरे ग्रुप में आता है। पहले वाला ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा बोलेंगे हाँ जी सर। रुबीडियम नहीं होगा सोडियम नहीं होगा सोडियम कहाँ आता है ऊपर आता है। सीजियम लास्ट में आता है सीजियम के बाद फ्रांसियम आता है सीजियम इसका सही आंसर होगा। यही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। आसान सा क्वेश्चन है periodicity से पूछा हुआ है। चैप्टर नंबर कौन सा उसका नाम है पीरियोडिक टेबल एंड इट्स periodicity। अगला प्रश्न देखें विच इज नॉट अ साइक्लिक कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ठीक है। एंथ्रासीन की बात करेंगे साइक्लिक नॉट अ साइक्लिक कौन साइक्लिक नहीं है। सबसे पहले मैं एंथ्रासीन की बात करता हूँ एंथ्रासीन में आते हैं 3 बेंजीन 3 बेंजीन इसमें आते हैं 1 2 3 बेंजीन 3 एंथ्रासीन में 3 बेंजीन ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है बातें ठीक है। तो सीधा हम ऐसे बोल सकते हैं चलो ये हो गया हमारा एंथ्रासीन। पाइरोल फिनोल की बात करें ये सभी जानते ही हैं बेंजीन आगे बेंजीन के सर के ऊपर OH ये बन गया फिनोल। पाइरोल की बात करूं तो पाइरोल किस तरह का होता है एन यहाँ पे आता है एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर ये और ये ऐसे हमारे पास क्या बनता है पाइरोल बनता है। इसके पास लोन पेयर होते हैं ये बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर। आइसोब्यूटाइलिन आइसो और ब्यूटाइलिन मिथ इथ प्रोप और एक ब्यूट लग जाएगा आइसो वाला ये ब्यूटाइलिन डबल बॉन्ड आ जाएगा CH3 ये आ जाएगा और यहाँ पे CH2 ये CH3 ये हमारा। तो बोला कौन सा नहीं है सी ऑप्शन भाई ये नहीं है हम ये नहीं है दिस इज नॉट। आगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय किसके द्वारा ऑप्टिकल ध्यान रहो जब भी ऑप्टिकल टर्म आए एक बात ध्यान में होनी चाहिए जहां पे कायरल कार्बन होगा कायरल कार्बन होना चाहिए वहीं पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा ठीक है। कायरल कार्बन क्या होता है जब कार्बन के साथ चारों के चारों ग्रुप जो हैं वो अलग अलग लगे हुए होते हैं चारों के चारों एटम अलग अलग होते हैं ग्रुप भी हो सकते हैं एटम्स भी हो सकते हैं। तो ये बात किसमें बनेगी ब्यूटेनोल में ही बनेगी ब्यूटेनोल ठीक है जी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखो अगर मैं ब्यूटीन टूइन की बात करता हूँ CH3 हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH कुछ इस तरह से मुझे ब्यूटीन देखने को मिले। अगर मैं इस कार्बन की बात करूंगा तो इसके पास एक तो ये आ जाएगा यानी कि CH आ जाएगा फिर ये CH3 आ जाएगा फिर ये CH आ जाएगा। अब चौथा तो है ही नहीं इसके पास तो तीन ही है ये होगा नहीं इसके पास भी तीन है ये होगा नहीं। अब इसकी बात करूं इस कार्बन की इसके पास तो है चार लेकिन तीन तो सेम ही हो गए HHH तो ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा। इसी तरह अगर मैं बात कर लेता हूँ
ब्यूटीन 1 की, इसमें भी यही सीन होगा, इसमें भी यही केस आएगा, डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे कोई भी कार्बन ऐसा नहीं है जिसके पास 4 अलग-अलग होंगे। ब्यूटेनॉल 2 ब्यूटेनॉल में देखना कैसे होगा, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, और 2 के ऊपर है तो 2 के ऊपर लगा दिया ये, ठीक है। चलो ये इसको सॉल्व कर लें। CH3 यहाँ पे CH2 आएगा, यहाँ पे CH आएगा। अब ये जो कार्बन है, अब बोलेंगे सर ये तो सेम हो गया, ब्यूटेनॉल हो गया, ब्यूटेनॉल 2 के ऊपर है। ये जो हमारा कार्बन है, इसके पास एक OH इधर आ गया, एक H इधर आ गया, इधर CH3 आ गया, इधर CH2 आ गया, इधर भी CH2 आ गया। तो सर इसके पास तो कायरल आइटम है, बिल्कुल है। तो सर ये हो सकता है? हाँ जी भाई, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद ब्यूटेनॉल 1 की बात करते हैं, ब्यूटेनॉल 1 की बात करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, बोलेंगे सर CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये ऐसे। तो यहाँ पे गड़बड़ दिख रही है। ये वाले कार्बन की बात करूं तो इसमें एक H इधर आ गया, एक H इधर आ गया, एक OH इधर आ गया, और ये CH2 आ गया, ये CH2 आ गया, ये CH3 आ गया। इस कार्बन के पास तो 2 हाइड्रोजन आ गए, ये कायरल नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्यूटेनॉल 2 होगा। ये ठीक कर लेना, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बिल्कुल सही होगा, बी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। वेल्स्टीन टेस्ट इज यूज्ड फॉर, वेल्स्टीन टेस्ट ये हैलोजन की डिटेक्शन के लिए होता है, हैलोजन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जर्नल क्वेश्चन, आगे बढ़ो। द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टेस्ट इन, एन इन आइन। देखो जब सिंगल बॉन्ड होगा लेंथ सबसे ज्यादा होगी कार्बन कार्बन के बीच में, डबल बॉन्ड होगा तो लेंथ जो है वो कम हो जाएगी, डबल बॉन्ड में लेंथ क्या होती है, कम, और ट्रिपल बॉन्ड में और कम हो जाएगी। तो यहाँ पे बोला है शॉर्टेस्ट, सबसे छोटी, आइन, इथाइन बिल्कुल सही हो जाएगा, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सिंपल क्यूबिक लैटिस द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर एंड रेडियस ऑफ एन एटम इज, देखो अगर मैं बात करूं एच लेंथ और रेडियस का रिलेशन बताऊं सिंपल क्यूबिक में, तो वो आ जाता है R इज इक्वल टू ए अपॉन टू। ए क्या होता है यहाँ पे, ए यहाँ पे एज लेंथ होती है, एज लेंथ, और आर क्या होती है, आर होती है रेडियस। ठीक है, ये रिलेशन भी आपको ध्यान में रखना, न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है या इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे इनकी जो रेशो आएगी वो 2:1 आएगी, 2 उधर चला जाएगा तो ये 2R इक्वल टू ए बन जाएगा। अब एच लेंथ आर के बराबर है या नहीं, तो इस रिलेशन से हम पता नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ पे हमें अब आर आर की ए की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जो इन टर्म ऑफ आर होगी, उस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल ठीक होगा, 2:1। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं, एक होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बोलो ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। एक होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एक होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये, और एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, तो इन चारों में से ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बाकी की तीनों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल बॉइलिंग पॉइंट दिया है, सिंपल वेपर प्रेशर दिया है, सिंपल फ्रीजिंग, इनके साथ क्या क्या लगना था, बॉइलिंग पॉइंट के साथ एलिवेशन लगना था, वेपर प्रेशर के साथ रिलेटिव लोअरिंग लगना था, और फ्रीजिंग पॉइंट के साथ डिप्रेशन लगना था। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, ड्यूरिंग रस्टिंग ऑफ आयरन इट गेट्स, ये आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि जब रस्टिंग ऑफ आयरन होती है तो कौन सी प्रोसेस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सब्लिमेशन या डिकम्पोजिशन। आज के इस लेक्चर में इतना ही डिस्कस करेंगे, अगली बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।